नमस्कार, विजेता हिंदू चैनल में आपका स्वागत है। सनातन धर्म तथा भारतवर्ष हजारों लाखों सालों से है। मुगलों के 800 साल और अंग्रेजों के 200 साल के संघर्ष के बाद भी सनातन धर्म और संस्कृति बची हुई है। आज से 1000 साल पहले सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को मानने वाले और भारत में रहने वाले लोगों का जीवन पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा उच्च था और उन्नत था। हम ज्ञान विज्ञान अध्यात्म में सबसे आगे थे। जो कुछ आज दुनिया में दिखता है और हमें लगता है कि वह सब अंग्रेजों और यूरोपियनों ने बनाया है, उससे कई हजारों साल पहले हम सब यह चीज़ें बना चुके थे। हमारे पास वह सब था। इसी श्रृंखला में मैं आपको बताऊंगा कि नौका विज्ञान यानी समुद्र में तथा नदियों में चलने वाले जहाज, नाव और उससे करने वाले व्यापार में हम दुनिया में सबसे आगे थे। हमने नाव बनाना, जहाज बनाना और बंदरगाहों का निर्माण दुनिया में सबसे पहले कर दिया था। वर्तमान में भारतीय नौसेना का ध्येय वाक्य है शम नो वरुणः, अर्थात जल देवता हम पर कृपालु हूं। समुद्र यात्रा भारतवर्ष में प्राचीन काल से प्रचलित रही है। महर्षि अगस्त समुद्री द्वीप और द्वीपांतरों की यात्रा करने वाले पहले महापुरुष थे। इसी कारण महर्षि अगस्त ने समुद्र को पी डाला, यह कथा प्रचलित हुई होगी। संस्कृति के प्रचार और नए स्थानों पर व्यापार करने हेतु दुनिया के कई देशों में भारतीयों का आना जाना प्राचीन काल से लगा हुआ था। कौंडिन्य नामक ऋषि समुद्र पार कर दक्षिण पूर्व एशिया पहुंचे थे। मैक्सिको के युकाटन प्रांत में जवाकुतो नाम का एक स्थान है। वहां एक सूर्य मंदिर के शिलालेख मिले हैं, जहां एक महानाविक वसुलिन का आज से लगभग 1500 साल पहले पहुंचने का उल्लेख मिलता है। गुजराल के लोथल नामक जगह में हुई खुदाई में यह सब चीजें सामने आती हैं कि 5000 साल पहले के आसपास जो बंदरगाह वहां बने हुए थे उनसे इजिप्ट के साथ हमारा सीधा समुद्रिक व्यापार होता था। 5000 साल पहले तक आज के भारत से छोटी छोटी नावें इस बंदरगाह पर आती थी और बाद में बड़े बड़े जहाज की रचनाएं हुई और उसके आसपास नगर भी बने। इसी प्रकार दक्षिण भारत का मालाबार तट भी व्यापार और अन्य देशों में समुद्र मार्ग से जाने की दृष्टि से विकसित हुआ था। प्राचीन काल से कुछ साल पहले तक नौका निर्माण, जहाज निर्माण तथा समुद्र यात्रा का एक गौरवशाली इतिहास भारत का रहा है। नौ निर्माण कला का उल्लेख बौद्ध भिक्षु चमनलाल, जिन्होंने अपनी पुस्तक हिंदू अमेरिका लिखी है, उसमें भी किया है। इसी प्रकार से एक कल्याण नामक एक पत्रिका जो काफी समय पहले प्रकाशित हुई थी, उसमें भी इसका विस्तार से इस इतिहास को लिखा गया है। भारतवर्ष के प्राचीन वेद पुराणों में, रामायण में, महाभारत में जहाजों का उल्लेख आता है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में ऐसी बड़ी बड़ी नावों का उल्लेख आया है जिसमें कई सौ योद्धा सवार हो सकते थे। अब प्रश्न आता है, क्या वास्को डी गामा ने भारत के आने का मार्ग खोजा? यह झूठ है। यह झूठ अंग्रेजों ने फैलाया कि वास्को डी गामा ने समुद्र मार्ग से भारत आने का मार्ग खोजा। बल्कि सत्य यही है कि वास्को डी गामा भारत आया। वह कैसे आया, उसकी वास्तविकता क्या है? इंग्लैंड के एक संग्रहालय में वास्को डी गामा की डायरी है। इस डायरी में वास्को डी गामा ने लिखा है कि वह भारत कैसे आया। उसने लिखा है कि जब उसका जहाज अफ्रीका के जंजीबार नामक एक स्थान पर था तो वहां उसके जहाज से 3 गुना बड़ा जहाज उसे देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तब वह उस जहाज के मालिक से मिलने गया। जहाज का मालिक चंदन नाम का एक गुजराती व्यापारी था, जो भारत से चीड़ व सागौन की लकड़ी तथा मसाले लेकर वहां गया था और उनके बदले में हीरे जवाहरात लेकर कोचीन के बंदरगाह पर जाकर व्यापार करता था। वास्को डी गामा जब दुभाषिए की मदद से उससे मिलने गया तो चंदन नामक व्यापारी उसे जहाज पर मिला। उस व्यापारी ने वास्को डी गामा से पूछा कि तुम कहां जा रहे हो? तो वास्को डी गामा ने कहा कि मैं हिंदुस्तान घूमने जा रहा हूं। तो व्यापारी ने कहा कि मैं अगले दिन हिंदुस्तान वापस जा रहा हूं, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। इस प्रकार उस व्यापारी के जहाज का पीछा करते हुए वास्को डी गामा भारत पहुंच गया। और हमें क्या सिखाया जाता है कि भारत में आने का समुद्री मार्ग वास्को डी गामा ने खोजा। स्वतंत्र भारत में यह सही बातें हमें अपनी नई पीढ़ी को बताना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य से ये सब चीज़ों का प्रचार नहीं हुआ। इन बातों को पढ़कर मन में विचार आ सकता है कि नौका निर्माण में भारत कितना उन्नत था, तो फिर आगे चलकर यह विद्या लुप्त क्यों हो गई? इस बात को देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि अंग्रेजों के भारत में आने और उनके राज्यकाल में योजनापूर्वक भारतीय नौसेना उद्योग को नष्ट किया गया। उसका इतिहास हमें जानना पड़ेगा। यूरोपीय देशों का जब संपर्क भारत से हुआ तब वह यहाँ के जहाजों को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 17वीं शताब्दी तक यूरोपीय जहाज अधिक से अधिक 600 टन के थे, परंतु भारत में ऐसे बड़े बड़े जहाज थे जो 1500 टन से भी अधिक के होते थे। यूरोपियन कंपनियों ने इस जहाजों को काम में लेने लगी और हिंदुस्तानी कारीगरों द्वारा जहाज बनवाने लगी।
और इसके लिए उन्होंने कई कारखाने खोल लिए। अंग्रेजों ने माना कि उनके जहाजी बेड़े जो जहाज थे उनकी हर 12-13 साल में मरम्मत करनी पड़ती थी, परंतु सागौन और चीड़ की लकड़ी से हुए भारतीय जहाज 50 से अधिक वर्षों तक बिना किसी मरम्मत के काम देते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दरिया दौलत नाम का एक बहुत बड़ा जहाज था जिसने 87 वर्षों तक बिना किसी मरम्मत के काम दिया, ऐसा उनके कागजातों पर हमें देखने को मिलता है। जहाजों को बनाने में शीशम, साल और सागौन तीनों लकड़ियों को काम में लाया जाता था। प्राचीन समय में नौ निर्माण कला में हिंदू सबसे आगे थे। अंग्रेजों ने, जो कि कलाओं को सीखने में बड़े चतुर होते थे, उन्होंने हिंदुओं से जहाज बनाने की बातें सही सीखी और जहाज बनाने के कारखाने खोले। बंबई के कारखाने में 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक लगभग 300 जहाज तैयार हुए, जिसमें बहुत से जहाज इंग्लैंड के शाही बेड़े में शामिल कर दिए गए। इसमें एक एशिया नाम का जहाज था जो 250 टन का था और उसमें 84 तोपें लगी हुई थी। बंगाल में हुबली, सिलहट, चटगांव, ढाका आदि स्थानों पर जहाज बनाने के बड़े बड़े कारखाने अंग्रेजों ने खोले। अंग्रेजों के जहाज व्यापारी भारतीय नौ निर्माण कला का यह उत्कृष्ट सहन नहीं कर पाए और वे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारतीय जहाजों का उपयोग ना करने के लिए दबाने लगे। जब हिंदुस्तानी माल से लदे हुए हिंदुस्तानी जहाज लंदन के बंदरगाहों पर पहुंचते तो जहाजों के अंग्रेज व्यापारियों को घबराहट होने लगी। लंदन बंदरगाह के अंग्रेज कारीगरों ने सबसे पहले हो हल्ला मचाया और अंग्रेज अधिकारियों से कहा कि भारतीय जहाजों के कारण उनका काम चौपट हो रहा है। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हिंदुस्तानी जहाज और कर्मचारियों के ब्रिटेन आने पर रोक लगा दी और इसका यह कारण बताया कि उनके आने पर वह जो अंग्रेजों का सामाजिक जीवन है वह देखकर भारत में बताएंगे तो उससे भारत में यूरोपीय आचरण के प्रति जो आदर और सम्मान है वह नष्ट हो जाएगा और जो लोग इन बातों को सुनेंगे तो उनके संबंध में बुरी बातें आएंगी। उससे एशिया निवासियों के बारे में अंग्रेजों के प्रति जो आदर है वह नष्ट हो जाएगा। इन सब बातों का प्रभाव बड़ा ही हानिकारक होगा। यह सब बातें अंग्रेज अधिकारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताई। इस पर ब्रिटिश संसद ने एक समिति नियुक्त की। समिति के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून पास कर दिया गया जिसके अनुसार भारतीय खलासियों यानी कि जो जहाजों में काम करते हैं उनको ब्रिटिश नाविक बनने पर रोक लगा दी गई। ब्रिटिश जहाजों पर भी कम से कम 3/4 अंग्रेज अधिकारी रखना अनिवार्य कर दिया गया। लंदन के बंदरगाहों में ऐसे किसी भी जहाज को घुसने का अधिकार नहीं रहा जिसका स्वामी कोई ब्रिटिश या यूरोपियन ना हो और यह नियम बना दिया गया कि इंग्लैंड में अंग्रेजों के द्वारा ही जहाज जो हैं वो बाहर से माल इंग्लैंड ला सकेंगे। भारत में भी अंग्रेजों ने ऐसे कई कानून बनाए जिससे कि यहाँ की जो भारतीय प्राचीन नौ निर्माण जो कला है वो नष्ट हो जाए। यूरोपियन जहाजों पर भारतीय जहाजों पर लदे हुए माल की चुंगी बढ़ा दी गई और इस तरह उन्हें व्यापार से अलग करने का प्रयत्न किया गया। तो संक्षेप में हम यह समझें कि अंग्रेजों ने पहले हमसे भारतीय नौ निर्माण की कला सीखी और फिर भारतीय नौ विज्ञान को धीरे धीरे समाप्त कर दिया। यही भारतीय नौ विज्ञान समाप्ति की कहानी है। जय श्री राम।